कंपटीशन में है वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। एंड क्या बोलने का बोल रहा था, ठीक है, बोलो। हाय फ्रेंड्स एवरीवन, दिस इज क्या मिलके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाँ ठीक है, 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउस खरीदना चाहिए या फिर आपको रेंट में रहना चाहिए। इसके ऊपर कल हम लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं, व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस। करेक्ट। तो आई थिंक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी पर्सन या फिर हमने जो अभी रिसेंटली घर परचेज किया, इसके पहले जो रेंट में था वहाँ पे जब भी हमको हर मंथ वो अमाउंट देना होता था, हम लोग हर बार सोचते थे कि क्यों ना खरीद लिया जाए खुद का घर, भले ही वो EMI कम हो, ज़्यादा हो, बजट कम हो, ऊपर नीचे करके क्यों ना खरीद लिया जाए और ये मंथली जो हम पे करते हैं उससे थोड़ा सा छुटकारा पाया जाए। करेक्ट। तो हम लोगों का बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो मैं रेंट लेना चाहिए इसके ऊपर मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, एंड घर क्यों खरीदना चाहिए अंजलि बताने वाली है, तो उसके ऊपर वो ढूंढिए। मैं रेंट के ऊपर सोचा हूँ, तो ये एज ए इन जनरल डिस्कशन रहेगा, सो दैट आप ना समझ पाओ आपका डिसीजन लेने से पहले क्या घर खरीदना चाहिए आपको या फिर खरीदना चाहिए, तो कब खरीदना चाहिए, या फिर रेंट अगर रह रहे हो तो कितना अमाउंट तक रेंट आप प्लान करो और क्या बेनिफिट्स है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं आप लोग बैंगलोर के अंदर सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, एक सर्टन अमाउंट आप इनकम सोर्स आपका ऑलरेडी है। आप लेट्स इमेजिन 25 30 या 40 हज़ार एक आप लोग अभी रेंट पे रह रहे हो, या फिर आपका माइंड ये है कि नहीं ये रेंट में क्यों दूं और घर खरीद लूँ। तो मैं बैंगलोर का ही कंपेयर करूँगा क्योंकि बैंगलोर में हम लोग रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं जनरली फर्स्ट बोलूँगा रेंट के लिए, रेंट क्यों प्रीफर करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको कोई डाउन पेमेंट देना नहीं है। सेकेंड, आपको EMI के लिए कमिटमेंट नहीं करना है कि नहीं 15 साल 20 साल, ये कमिटमेंट नहीं करना है। नो डाउट आप अगर रेंट पे भी रहोगे तो आपको पर मंथ एक EMI जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि नहीं, लेट्स इमेजिन 1 साल के बाद अगर आपका सैलरी मतलब नीचे आता है या फिर कोई हैपर होता है आपका बिजनेस में सैलरी में, तो आप हमेशा डिग्रेड कर सकते हो, या फिर अगर बहुत अच्छा होता है तो आप आपका रेंट अपग्रेड कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा रहता है कि नहीं बहुत लॉन्गर टाइम तक आपको कमिटमेंट करना नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि रेंट प्रेफरेबल होना चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है बाइंग इसीलिए भी क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में, हमारे यहाँ पर अगर हमने घर ले लिया है या गाड़ी ले लिया है तो ये एक अचीवमेंट माना जाता है, मतलब उस पर्सन ने कुछ कर लिया है, ऐसा है। तो आज भी इवन हम लोग भी यही सोचते हैं, कहीं ना कहीं तो वो फीलिंग है कि हाँ घर ले लिया, मतलब ठीक है, एक सिक्योर फीलिंग है। बट हाँ, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लेना नहीं लेना डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। अगेन वो चाहे तो छोटा घर ले सकता है एंड देन उसको एज अ इन्वेस्टमेंट लेके चल सकता है, बाद में अगर नीड इंक्रीज हो तो फिर वो बड़े घर में प्लान कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी रेट एनीवेज इंक्रीज होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उसका कभी कुछ यूज नहीं है। करेक्ट, तो वो होगा। तो एंड एक और पॉइंट, घर लेने की आई थिंक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, क्या पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सबसे उसकी फीलिंग एक अलग है। क्योंकि जब आप घर लेते हो तो एक सिक्योर फील आता है कि हाँ ये अपना घर है, अभी जो है ये हमारा है। एटलीस्ट चीजें कितनी भी गलत जाए घर में, मतलब लाइफ में, बट एटलीस्ट हमारे पास हमारा खुद का एक घर है, वो एक सिक्योर फीलिंग आता है। तो जो इन्होंने पॉइंट बोला विच इज वेरी वैलिड कि डेफिनेटली वो अपना घर जो भी है खुद का फीलिंग आता है, नो डाउट। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, इमेजिन करो कि बैंगलोर में अगर 1 करोड़ का कोई घर परचेज करना चाहेगा, तो लेट्स इमेजिन आप लोगों ने 10 लाख का एक डाउन पेमेंट दिया, विच इज डेफिनेटली वो बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। अगर आप वो अरेंज करके दे रहे हो, उसके बाद भी आप लोगों को मंथली EMI 20 ईयर्स के लिए अगर 8% के हिसाब से देखें हम लोग, तो 75,000 पर मंथ आप लोगों को पे करना है। तो मेरे ख्याल से रेंट लेना सेंसिबल है, क्योंकि 1 करोड़ हाउस का रेंट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जनरली 25-30 हज़ार में आपका हो जाएगा। अगर आप 75,000 दे सकते हो तो भी ये बोलूँगा कि नहीं, सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि नहीं 30-40 हज़ार रेंट दो और बाकी जो 20-30 हज़ार बचा, आप ऐसे भी 20 साल तक कमिटमेंट करने वाले हो बैंक के साथ EMI के लिए, तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड देख सकते हो, या फिर फिक्स डिपॉजिट भी पकड़ लो। फिक्स डिपॉजिट थोड़ा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, या फिर दूसरे एसेट्स में कहीं पे थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर रेंट पे रहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है कि नहीं, जो आप EMI देने वाले थे उसको अगर हाफ भी कर लो तो भी आप रेंट पे भी रह सकते हो, सेम कैटेगरी घर पे, और बाकी अमाउंट पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो।
ठीक है, मुझे इस पॉइंट में ऐसा लगता है कि हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो बोला वो ओके है, बट क्यों ना अगर किसी का 1 करोड़ है एंड वो जो EMI अफोर्ड कर सकता है, क्यों ना वो उतना ही वैल्यू का घर ले। मतलब वो घर का वैल्यू ही 30 लाख 40 लाख 50 लाख कर दो, सो दैट उसका जो EMI है वो भी उसके बजट में हो, और उसको हटा के भी वो इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ प्लान करना चाहे लाइफ में कर सकता है। ये रीजन इसीलिए है कि एक तो उसका घर हो जाएगा, भले ही वो छोटा होगा, कहीं आउटस्कर्ट्स में होगा या जो भी होगा फॉर दैट मैटर, बट हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, रेंट लेके जो हम घर पे रहते हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि आप ईयर ऑन ईयर कहीं पे भी रह जाते हो, 3 4 5 साल किसी भी घर में रह जाते हो, और एक दिन ओनर आता है एंड हिल बी लाइक कि हो गया, अभी हम सेल कर रहे हैं, आपको यहाँ इसको घर को छोड़ना है, या फिर हमको बेटर प्राइस मिल रहा है, करेक्ट, हमको बेटर प्राइस मिल रहा है, आपको घर छोड़ के जाना है। इट कैन बी एनी रीजन, जैसे लास्ट टाइम ऑलमोस्ट हम लोग के साथ हो रहा था, ओनर वाज आस्किंग कुछ भी अमाउंट, क्योंकि हमारा इंटीरियर खत्म नहीं हुआ था यहाँ पे, और वहाँ पे हम रेंट पे थे, तो लास्ट में हमको पे करना पड़ा। तभी हमको रियलाइज हुआ कि वो खुद का घर होना और रेंट का घर होना का क्या डिफरेंस है। तो ये इंटीरियर एंड ऑल आप सारे कर सकते हो, ओनर वहाँ पे मना करेगा, दैट्स द पॉइंट। इंटीरियर हो गया या फिर अल्ट्रेशन हो गया, ये सब हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहे घर को वैसे कर सकते हैं। कुछ वॉल को तोड़ना है, किसी को कुछ करना है, जिसको जैसे लगाना है हम कर सकते हैं। रेंटेड हाउस में ये ऑप्शन नहीं होता है, जो मिल रहा है उसमें एडजस्ट करना होता है। हाँ, इन्होंने जो पॉइंट बोला विच इज वेरी वैलिड, खुद का घर रहता है तो फ्रीडम रहता है सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि इमेजिन करो आप ऐसे जॉब में हो जहाँ कंटिन्यूसली आपको जॉब स्विच करना है, या फिर लोकेशन चेंज करना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो ट्रांसफ़र लेना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि नहीं कहीं पे भी सेंसिबल लगता है जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली जब चेंज करो, पता चला कि नहीं आप आउटस्कर्ट्स में घर खरीद लिए हो और बैंगलोर के बीच में आपका जॉब लगा है, तो 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा तो जाने आने में लग गया, तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से रेंटेड इज़ द बेस्ट, जो मतलब इस कैटेगरी में आते हैं। अब मुझे लगता है इसमें अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इफ सपोज कोई पर्सन रिटायर्ड है, या फिर उसका जॉब जो है वो ऐसा है कि उसको एक ही लोकेशन में रहना है, उसके बच्चों का स्टडीज वहीं हो रहा है, स्कूल्स वहीं है, और वो लोग एक ही एरिया में बसे हुए हैं और उनका कोई प्लान नहीं है चेंज करेंगे फ्यूचर में, राइट। तो फिर वो उस एरिया में तो ऑब्वियसली प्लान कर सकता है, राइट। तो इस केस में ये हो सकता है, हाँ। बट अगर एक एरिया से दूसरे एरिया उसको ट्रैवल करना है तो इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो फिर पूरा स्कैटर्ड है, उसको इधर से उधर ट्रैवल करना है। हाँ, बट अगर एक प्लेस में अगर उनका फिक्स है कि उनको कहीं जाना नहीं है, यही लोकेशन में रहना है, ये है कि नहीं, जो मतलब लॉन्गर टाइम हो चुका है, 40-50 साल हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है, और उनको पता है वो इसी प्लेस में रहना है, तो दैट मेक इट सेंस। डिपेंड्स, कभी-कभी किसी का बिजनेस होता है और वो एक ही एरिया में रह जाते हैं, तो दे डोंट हैव टू मूव कहीं पे भी, तो और वो एरिया पसंद है उनको। करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं सोचता हूँ एज ए बिजनेस ओनर, या फिर अगर आप जॉब भी करते हो, तो रेंट आपके ऑफिस से भी मिल जाता है, एंड अगर आप बिजनेस ओनर हो तो रेंट को आप एज ए एक्सपेंस भी दिखा सकते हो, जो आपको बेनिफिट हो जाता है टैक्सेशन के टाइम पे, जो मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है। आई थिंक ये सेम चीज अप्लाई होता है बाइंग में भी, क्योंकि टैक्स बेनिफिट अगेन हम लोग गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट रेट हमने पे किया है उसके ऊपर हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट दोनों में से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आई थिंक मतलब बाई में भी आपको कंपनी से मिल ही जाता है, अगर रेंट इन्वेस्टमेंट करना है तो भी मिलता है, एंड टैक्स बेनिफिट हो जाता है। तो दोनों केस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हाँ वो कैलकुलेशन में पूरा आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है, जैसे आप लोगों को पता है आप लोगों का चॉइस चेंज होता रहता है, हो सकता है कि नहीं, इमेजिन करो मैंने घर खरीद लिया और उसके बाद फिर उसका इंटीरियर हो गया, उसका एरिया हो गया, या सोसाइटी हो गया, मुझे बाद में और कुछ पसंद आ रहा है। रेंट में मेरे पास हमेशा ही ऑप्शन है कि नहीं ये सोसाइटी मुझे अभी पसंद है, कल सुबह और एक नया सोसाइटी आ रहा है, या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ अच्छा जगह पे आ रहा है, मैं इमीडिएटली वहाँ पे रिसिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर वहाँ पे मैं जाके रह सकता हूँ ये सोचकर। और हो सकता है आपको फर्निश पूरा मिल जाए, अगर इंटीरियर ये घर का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं चेंज कर सकता हूँ दूसरे घर पे, कुछ अगर मुझे घर का फुल्ली फर्निश्ड भी जा सकता हूँ। तो रेंट में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। एंड सेकंड थिंग, मैं ये भी मानता हूँ कि नहीं, लेट्स से इमेजिन मैंने ये घर खरीदा है और उसको अगर मुझे रीसेल करना है तो हो सकता है लिक्विडिटी में इशू आए और इमीडिएटली मैं चाह रहा हूँ कि नहीं 1 महीने के अंदर सेल हो जाए, 2 महीने के अंदर सेल हो जाए, और वो हो भी ना और थोड़ा टाइम लगे, या फिर हो सकता है मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम में मिले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सोसाइटी उस टाइम पर अच्छी रहती है और उसके साइड में ही अगर नया प्रोजेक्ट कुछ आ गया, ये एरिया में नया प्रोजेक्ट कुछ आया, उसका वैल्यू थोड़ा कुछ टाइम के लिए सैचुरेट हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ये मैं सोच रहा हूँ। तो लिक्विडेट करने के लिए भी इशू है एंड रीसेल करने के लिए भी इशू आ जाता है।
ओके, तो मैं फुल्ली एग्री तो नहीं हूँ, क्योंकि आई स्टिल फील कि जब कुछ भी चीज़ मार्केट में होती है तो उसको बाय करने एंड सेल करने दोनों के लिए लोग हैं। डिपेंड्स होता है, जिसका जैसा बजट है वो उस हिसाब से, जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से बाय करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि घर एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी डेवलपमेंट हो गया है। तो मेन एरियाज में तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ता है। तो हो सकता है कि किसी एरिया में किसी ने घर लिया और उसको फिर एप्रिसिएशन मिल जाए, राइट, वो जो उसका हाउस है उसको उसका बेटर वैल्यू मिले, तो फिर इट इज एन इन्वेस्टमेंट, अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो व्हाई इट्स नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी चीज अगर खरीद रहा है इंसान तो उसको बेच रहा है और उसको खरीदने वाले अगेन लोग हैं। तो दिस इज व्हाट द साइकिल इज। तो ओके, आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट सुना, हो सकता है बहुत जेनरिक हो, लेकिन ये सब नॉर्मल इंडियन माइंड में आता है। तो मेरे ख्याल से जो कंक्लूजन होना चाहिए, अगर इमेजिन करो कि नहीं, अगर आपका फ्रेशली जॉब लगा है एंड आप ये सोच रहे हो कि नहीं अभी 30, 40, 50 हज़ार हुआ है, मैं 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार में क्यों दूँ, मैं ये कर लेता हूँ। डोंट बी इन हरी, एक वेट किया जाए, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स आप एक जॉब के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर एक आपका ग्रिप बना लो, सो दैट आपको पता चले कि नहीं ये सर्टेनिटी कितना है, अनसर्टेनिटी ना रहे, उसके बाद ही प्लान करना चाहिए। एंड ये अगर इमेजिन करो कल सुबह से आप 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार EMI दे सकते हो, तो वेट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, सेम EMI को आप थोड़ा सा ये मतलब रेंट और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दो। हो सकता है 5 साल के बाद हो सकता है आप बेटर हाउस खरीद लो या बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिले। तो हम लोग का कहने का जो हम लोग का डिस्कशन रहा है कि नहीं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, करेक्ट, वो क्या पोजीशन में है, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि नहीं बाई, अगर आप सेंसिबल प्रॉपर्टी भी अगर कर रहे हो तो हो सकता है कि उसका एप्रिसिएशन 5x 10x भी में होते हुए कुछ प्रॉपर्टी देखा है, और कुछ प्रॉपर्टी मैंने देखा हुआ है जो सैचुरेशन पॉइंट पे है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दैट मीन्स हाउस का वैल्यू तभी आपको मिलेगा जब आप पूरा पेमेंट कर चुके हो। दैट मीन्स आप एटलीस्ट एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लो। तो पहला आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर आप घर के लिए आज के लिए भी, आज के डेट पे अगर आप डाउन पेमेंट देने के लिए रेडी भी अगर हो, तो मेक श्योर करना है कि 1 या 2 साल आपको वेट कर जाना है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आप नहीं प्लान करना, जो मतलब नया कंस्ट्रक्शन हाउस हो रहा है जो आपको एक अच्छा लिबर्टी देगा, 3 या 4 साल कंस्ट्रक्शन के लिए वैल्यू मिलेगा कि नहीं, आप स्लो एंड स्टडी फेज वाइज दोगे। अगर आप पूरा कंप्लीट ना दे पाओ तो लास्ट में EMI देना। हम लोग का क्या होता है, अर्ज रहता है कि नहीं घर पसंद आया, EMI हम लोग को 60-70 रहता है तो जल्दी से खरीद लो। तो ये गलती कभी मत करना, थोड़ा सा टाइम देना, 3, 4 साल, 5 साल अपने फील्ड में अच्छे से सॉलिड बन जाना, उसके बाद ही आपको प्लान करना है। और नो डाउट घर, अपना घर डेफिनेटली अपना घर होता है, जो फील होता है वो खुद के घर पे ही होता है कि नहीं हाँ ये घर मेरा है। तो 100% घर खरीदना चाहिए। इसको हम लोग मतलब नहीं प्लान ये कर सकते थे, घर नहीं खरीदना चाहिए, कंप्लीटली रेंट में रहना चाहिए, क्योंकि 10-15 साल के बाद बच्चे एंड ऑल अगर आप सोच रहे हो तो उनको एक फिक्स जगह रहना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो तभी खरीदना चाहिए अगर आपका जॉब एंड बिजनेस अलाउड कर रहा है बार बार रिलोकेट नहीं होने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड थिंग, अगर आज आप घर खरीदने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नहीं 5 साल या 3-4 साल वेट कर जाओ, उसके बाद घर खरीदो। हो सकता है थोड़ा सा प्राइस एप्रिसिएशन मिले, लेकिन आपका जो जॉब का या बिजनेस का होगा हो सकता है वहां पे भी ग्रोथ मिल गया होगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ का घर अभी लेना चाहिए, तब 1.5 करोड़ भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है सेम अमाउंट कहीं और बेटर यूटिलाइज भी हो सकता है। तो 5-6 साल आप वेट करना चाहिए। जिस दिन आपने फाइनलाइज किया कि घर खरीदना चाहिए तो मेरे ख्याल से 2-4 साल वेट करो, देन आप प्रिफर कर सकते हो। तो दोनों काम हो जाएगा। पहले रेंट में रहो अनटिल अनलेस आप वो घर खरीदने के लिए रेडी हो चुके हो, रेडी इन द सेंस कैपेबल हो चुके हो, आपका 10-15% से ज्यादा EMI नहीं जा रहा है आपके सैलरी से, तब बेस्ट है आपके लिए घर खरीदने का। मतलब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और हमको हमारे जो जेनेरिक पॉइंट्स लगे हमने वो रखने का कोशिश किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।